Okay, yes, how many of you has actually read about quantitative comparison or कह लो quantitative growth rate? Okay, one student. What about other students? कितने बच्चों ने पढ़ा? क्योंकि दो टाइप थे इसमें, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. यस मैम. क्योंकि आज हमें सिर्फ हॉर्मोन्स पे मेन फोकस करना है, रेस्ट ऑफ द चीजें आपको ऑलरेडी पता है. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बॉटनी इतनी स्लो रखी थी कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको बेटर समझ में आते जाएं. सो टुडे जो भी मैं टर्म्स यूज करूंगी वो डी डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन वाला पार्ट रीड करने में राइट. सो वो तो आई गेस बच्चे ही एक्सप्लेन करेंगे, मींस आप लोगों को सबको एक्सप्लेन करना है मुझे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बता दो, 2 स्टूडेंट्स, ओनली 2 people, समीक्षा एंड ध्रुव. व्हाट अबाउट अदर पीपल? Okay, Samiksha, can you tell me what is absolute growth? Total growth per unit time. Okay, very good. अगर मैं टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब एक ही प्लांट का इनिशियल एंड फाइनल कंपैरिजन कर रही हूँ ना, मींस एक ही पर्टिकुलर प्लांट है, उसके ही पार्ट्स हैं और उसके इनिशियल ग्रोथ, इनिशियल मेजरमेंट्स ले रही हूँ या फिर साइज देख रही हूँ या फिर उनका वेट चेक कर रही हूँ, वॉल्यूम चेक कर रही हूँ, एंड देन आफ्टर सर्टेन टाइम मैं उनका फाइनल कहाँ तक उन्होंने डेवलप किया, कितना डेवलप किया, वो सारे कॉन्सेप्ट्स में देख रही हूँ. सो ये सारी चीज होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ. व्हाट इज रिलेटिव ग्रोथ, ध्रुव? मैम रिलेटिव ग्रोथ मतलब कि जैसे एब्सोल्यूट ग्रोथ में हमने उन दोनों का पर यूनिट टाइम देखा था, तो नाउ उन दोनों का जो ये एब्सोल्यूट ग्रोथ है जो दोनों के रिलेटिव है, मतलब आपस में हम एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की ग्रोथ देखें तो उसको हम लोग रिलेटिव बोलते हैं. ओके, देखो अभी कैसे रिलेटिव कहीं भी आ जाता है, मतलब हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस पकड़ते हैं, राइट? हमें विद रिस्पेक्ट टू समथिंग वी ऑलरेडी हैव सम काइंड ऑफ डेटा, और उस डेटा से या फिर उस पोजीशन से हम दूसरी चीज, दूसरे फैक्टर्स जज करते हैं, उस चीज को रिलेटिव बोलते हैं. फिजिक्स में भी पढ़ा होगा रिलेटिव मोशन. सो एग्जैक्टली वैसा ही कुछ यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ भी है. अब रिलेटिव ग्रोथ का मीनिंग क्या है कि आपके पास गिवन डेटा है पर यूनिट टाइम का, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, आप न्यू डेटा या जो भी आपके पास प्रेजेंट है उनका मेजरमेंट ले रहे हो, उनकी फाइंडिंग्स कर रहे हो. सो इनका अगर आप दो कंपैरिजन स्टार्ट हो गया, मींस ऑलरेडी एक डेटा है विथ ऑल द फैक्टर्स एंड वेरिएबल्स, अगर ऑलरेडी आपके पास है एक प्लांट के ग्रोथ का, तो जो न्यू प्लांट होगा उसके लिए मेजरमेंट करने के लिए या रेफरेंस के लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. यू आर लुकिंग इनटू दैट पर्टिकुलर डेटा जो आपने कलेक्ट किया है. तो रिलेटिव ग्रोथ क्या हो गया, जब आप कंपैरिजन एब्सोल्यूट ग्रोथ से करोगे. ओके, सो एब्सोल्यूट ग्रोथ काइंड ऑफ क्या हो गया, डेटा कलेक्शन, और एक सिस्टम जनरेट किया जा रहा है, एक प्रॉपर डेटा सिस्टम बना रहे हैं. और रिलेटिव ग्रोथ क्या हो रहा है, वो स्टैंडर्डाइज डेटा के साथ अब हम कंपेयर कर रहे हैं. जैसे आप लॉग बुक यूज कर रहे हो या फिर बहुत सारी वैल्यूज यूज करते हो, ठीक है, ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स और मेजरमेंट्स आप ध्यान में रखते हो. तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या है, ये स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं. दे आर द एब्सोल्यूट डेटा फॉर यू. अब उसके कंपैरिजन में पर यूनिट दिया हुआ है आपको, और उसके कंपैरिजन में आप सारे कैलकुलेशंस करते हो आज के डेट में. तो एग्जैक्टली ग्रोथ के केस में भी यही आएगा. सो एब्सोल्यूट ग्रोथ मींस जो भी आप पर यूनिट टाइम में जो भी आपके पास मेजरमेंट हुआ. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्पीशीज ले रही हूँ, एग्जांपल मैंगो प्लांट, तो मैंगो प्लांट का अभी हम ग्रोथ देख रहे हैं, तो एक कुछ रैंडम प्लांट्स का जजमेंट हम करेंगे. हमारे पास कोई प्रीवियस डेटा नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, तो जो इनिशियल हमने जजमेंट किया या उनके ग्रोथ रिलेटेड फैक्टर्स देखे, दैट मींस एब्सोल्यूट ग्रोथ. एंड जब एक डेटा कलेक्ट हो चुका है, अब मींस आफ्टर सम टाइम उसी डेटा के बेसिस पे अब आप दूसरी जनरेशंस, उसी प्लांट के दूसरे जनरेशंस और उनके जियोग्राफिकल कंडीशन आप चेंज कर करके अगर आप दूसरे डेटाज आप बना रहे हो, दैट विल बी योर रिलेटिव ग्रोथ. Okay, so that was the only thing. Quantitative comparison मैंने कहा, quantitative इसलिए क्योंकि what you are using per unit time, है ना, एक यूनिट हम यूज कर रहे हैं, that's why quantitative. दो टाइप के मेजरमेंट्स होते हैं या दो टाइप के डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, एक क्वालिटी एंड क्वांटिटी. जब क्वांटिटी आ जाता है तब यूनिट आ जाता है, और जब क्वालिटी आ जाता है तब एक्सेलेंस.
हम फिर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हम Yes, यील्ड yes, के yes. ऊपर जाते हैं, कितने नंबर, फ्लावरिंग कैसा हुआ, फर्टिलाइजेशन क्या था, ओके, देन कौन से सीजन में कितना ग्रोथ हुआ, सॉरी नॉट ग्रोथ, क्या बोलते हैं कि उनका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फेजेस बन रहे हैं या नहीं, सो दैट इज बेसिकली क्वालिटी। ओके, सो बट क्वांटिटी जब हो गया तब आप हाइट मेजर कर रहे हो, वॉल्यूम देख रहे हो, साइज देख रहे हो, बट दोनों का हैंड इन हैंड कंपैरिजन और डेटा कलेक्शन चलता ही रहता है। सो दिस वाज अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ना आज जो मैं आपको बताऊंगी, आज हम पढ़ेंगे सम फैक्टर्स। क्या क्या पढ़ेंगे उसकी लिस्ट दे देती हूँ। आज हमें पढ़ना है अबाउट ऑल द कंडीशंस, फैक्टर्स। यस, Will you please let in Srishti Sheke? She's joining. ओके, टेल हर टू join again. Okay, ma'am. Yes, so I was saying we are going to study about the growth conditions या फिर कौन-कौन से factors which is responsible. Okay, one more time everyone. It's my humble request to everyone. 10 मिनट से ज्यादा प्लीज टाइम मत लिया करो। हाँ, कि बैक टू बैक बहुत सारी क्लासेस हैं, नहीं हो पा रहा, आई अंडरस्टैंड। मैं खुद आप लोगों के लिए 10-15 मिनट्स वेट करती हूँ, बट उससे ज्यादा टाइम मत लो एंटर करने के लिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू लॉक द मीटिंग फ्रॉम नाउ ऑन। सो एवरीवन प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, इतना बस। अगर बीच में नेटवर्क कनेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, देन अगेन जैसे आप एक दूसरे को मैसेज करते हो, यू कैन टेल मी इन बिटवीन द क्लास। बट क्योंकि मुझे बहुत सारे नाम पता भी नहीं है, मीन्स आई फॉरगॉट द नेम समटाइम्स, और नाम सिमिलर होते हैं तो अननोन बच्चे भी एंटर कर जाते हैं, दैट्स व्हाई। चलो, सो ग्रोथ, यस Ma'am, even Swarali is trying to join. Please take her in. ओके, टेल एवरीवन, whoever your friends are trying to join, 2-3 मिनट्स के लिए मैंने अनलॉक करके रखा है, टेल देम टू ज्वाइन फास्ट। चलो, let me just complete the list. So factors responsible for growth, already आपके दिमाग में आ गए होंगे सारे के सारे factors. Then growth patterns, कि what are the pattern जो कि responsible है for growth, means किस pattern में वो develop होते हैं particular species and in comparison animal और plant का। उसके अलावा हमें ये देखना है कि exactly जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, हाउ वी आर कंसिडरिंग एंड जजिंग द डेवलपमेंट, उसी डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन फैक्टर्स आएंगे, तो वो तीनों बातें हमें पढ़नी है। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, दैट इज आवर टुडेज मेन टॉपिक। ये तीनों चीजें ऑलरेडी आपको पता है, जब मैं एक्सप्लेन करूंगी धीरे धीरे आपको याद आ जाएंगे सारे पॉइंट्स। सो आपको ऑलरेडी पता है ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है पीजीआर, दैट इज द न्यू इस चैप्टर में। प्लांट ग्रोथ रिलेटेड जो ग्रोथ रेट था वो कॉन्सेप्ट आपके लिए न्यू था। देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और केमिकल्स जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, फ्लावरिंग, राइपनिंग ऑफ फ्रूट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट द कंडीशंस, कि एग्जैक्टली क्या क्या कंडीशंस हैं फॉर ग्रोथ। सो पहली कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन होना जरूरी है, सबसे पहला वर्ड तो यही है। अब फेवरेबल कंडीशन में क्या क्या आता है? फेवरेबल कंडीशन में राइट टेम्परेचर, वाटर क्वांटिटी, न्यूट्रिएंट्स, लाइट का एक्सपोजर एंड ऑक्सीजन, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, CO2 एंड ऑक्सीजन बोथ। बट इनिशियल लेवल पे पहले ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा, कैसे होगा वो देखते हैं। फर्स्ट चीज है वाटर। लेट्स कंसीडर वाटर एज फर्स्ट फैक्टर जो कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वाटर के एक्सपोजर की वजह से सीड में क्या होगा? इम्बाइबिशन। seed will imbibe the water, it will take or suck all the water. So immediate intake means lots of intake of water. इस जब इन सब चीजों की वजह से क्या होगा, अगर water intake इतना बढ़ गया तो उसकी वजह से स्टार्ट हो जाता है water hydrolysis स्टार्ट कर देता है, means hydrolyzing स्टार्ट कर देगा to other components
और अगर ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी मींस केमिकल चेंजेस इनिशिएट कर देगा, और अगर ये केमिकल चेंजेस होंगे तो उसकी वजह से सेल एनलार्जमेंट स्टार्ट होगा। सेल एनलार्जमेंट मतलब कि प्रोटोप्लाज्म इनटेक कर रहा है वाटर का, प्रोटोप्लाज्म इनटेक, और उसकी वजह से सेल एनलार्ज होने लगेंगे। एनलार्जमेंट इज नथिंग बट फ्यूचर में क्या करना है, लीड साइटोप्लाज्म करेंगे, इंक्रीज होगा, राइट, वो इंक्रीज होगा फ्यूचर में। दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर अभी सेल डिविजन, ठीक है। सो वाटर इज गोइंग टू इनिशिएट ऑल द फंक्शन, सबसे पहला फैक्टर ये। सेकेंड इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो ऑक्सीजन हो रहा है अभी एग्जैक्टली इन सब चीजों में क्या है, ऑक्सीजन के केस में क्या हो रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, रिलीज ऑफ केमिकल एनर्जी, जो भी ग्लूकोज होगा, जो भी स्टोर्ड एनर्जी है, उनका ब्रेकडाउन तो जरूरी है, बट जो इनिशियल मेटाबॉलिज्म है, जो फर्स्ट, ये तो आपका फर्दर फैक्टर व्हेन द सीडलिंग इज डेवलपिंग और प्रॉपर गेशियस एक्सचेंज स्टार्ट हो चुका है तो, बट जब सीड होता है तब तक कोई भी क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स एक्टिवेट नहीं होते, और इनिशियल टाइम पे फैसिलिटी भी नहीं होती, जैसे स्टोमेटल ओपनिंग एंड पोर्स की फैसिलिटी नहीं होती है जब रेडिकल डेवलप हो रहा होता है, क्योंकि रेडिकल में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, स्टोमेटा भी नहीं होता, तो ये सारी फैसिलिटीज नहीं होती है। तब क्या होता है, सो इनिशियली इन ऑल प्लांट्स जब सीडलिंग के सिचुएशन में होते हैं, सो इनिशियल मेटाबॉलिज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है, एनारोबिक, देन धीरे धीरे डेवलप करते करते वो फिर अपने आप को एरोबिक कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उसके बाद शूट सिस्टम या प्लूम्यूल डेवलप हो गया। सबसे पहले रेडिकल डेवलप होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पॉइंट इन द प्रीवियस सेशन। तो रेडिकल अगर इनिशियली डेवलप हो रहा है तो उसे एनारोबिक मोड में ही पहले मेटाबोलाइज होना पड़ेगा। एनारोबिक इसलिए क्योंकि जो भी स्टोर्ड एनर्जी है ग्लाइकोलाइसिस के लिए कोई भी टाइप के गैसियस मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दैट इज द रीजन। थर्ड पॉइंट इज न्यूट्रिएंट्स। नो डाउट सीड में अपने डिपॉजिटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर इनिशियल डेवलपमेंट, बट उसके बाद और सीरीज ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। ये चीज आपने ऑलरेडी देखी है। तो क्यों रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स का, ताकि फर्दर सिंथेसिस हो सके। सिंथेसिस मतलब नथिंग बट स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, सेल बनेगा तो और ज्यादा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ these nutrients are nothing but they are the source of energy also। तो फर्दर रॉ मटेरियल जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए तो उनके केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी भी चाहिए। सो वही चीज आपका और कुछ नहीं, न्यूट्रिशन ही है। सो सीरीज ऑफ न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ कंडीशन। देन फोर्थ वन, टेम्परेचर। सो अब टेम्परेचर हो गया, यानी फेवरेबल टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। अब देखो ये स्पीशी टू स्पीशी वैरी करता है, देयर इज नो रेंज एज सच, आइडियल रेंज फॉर टेम्परेचर इन प्लांट्स। डिपेंड करता है कि वो प्लांट कौन से जियोग्राफिकल कंडीशन में है, उसकी क्या बोलते हैं कि सिचुएशन क्या है, स्पीशीज क्या है, वो कोल्ड वेदर के हैं या हॉट वेदर के या ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं। सो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है। अगर एक ट्रॉपिकल प्लांट को उठा के आप नॉर्दर्न रीजन या सदर्न रीजन में लेकर जाओगे या फिर कहीं और कोल्ड टेम्परेचर में लेके जाओगे, इवेंचुअली दैट प्लांट इज गोइंग टू डाई अनलेस उसे वार्म कंडीशन नहीं मिल रही तो। सो दीज आर द फैक्टर, टेम्परेचर डिपेंड्स स्पीशी टू स्पीशीज। Then last one is light। देखो अभी जो लाइट है, इनिशियल सीडलिंग यानी जब सीड का ब्रेकिंग होगा, उसका डॉर्मेंसी जब ब्रेक होगा, फर्स्ट उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, उस टाइम पे भले ही लाइट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी को यूज किया जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन चल ही रहा है, तो इनिशियली लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। बट लाइट का एक्सपोजर बहुत जरूरी है क्योंकि लाइट ट्रिगर करता है शूट डेवलपमेंट, यानी प्लूम्यूल का डेवलपमेंट जब हो रहा होगा उसमें जो भी उनके पास क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स हैं उनको ट्रिगर करने के लिए लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइट इज गोइंग टू इंटरफेयर विथ germination of seeds। So initially लाइट का काम क्या है, जितने भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं उनको exactly एक्टिवेट करना है एंड
उनको एक्टिवेट करते ही क्या इनिशिएट हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। और जैसे ही जिस मोमेंट फोटोसिंथेसिस इनिशिएट हो गया उस मोमेंट क्या बनने लग हो जाएगा, क्या बनेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा। ओके, सो दीज आर ओवरऑल द फैक्टर्स, और कैसे वो सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रोथ। इतनी बात समझ में आई? यस मैम, एक वर्ड लिख ले। यस यस, राइट। यस मैम। ओके ना, जब ये ग्रोथ पता चल गया तो ग्रोथ पैटर्न थोड़ा सा समझना। ये डिपेंड करता है अब कौन सी सीडलिंग का ग्रोथ कंडीशन क्या है, उनके आसपास ये जो पांचों फैक्टर्स है वो किस तरीके से वैरी कर रहे हैं, उसके ऊपर प्लांट का ग्रोथ डिपेंड करता है। जब एनिमल्स का हम ग्रोथ कंपेयर करते हैं तो जो एनिमल के यंग वंस होते हैं, दे आर व्हाट, दे आर द मिनिएचर रेप्लिका ऑफ द एडल्ट वन। ठीक है, ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं, मींस देख के बता सकते हैं कौन सी स्पीशीज किसका है, कौन किसका यंग वन है। बट प्लांट के केस में इनिशियली ऐसा नहीं होता है, उनकी सीडलिंग्स रिजेंबल नहीं करते, जो सीडलिंग्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द आइडियल प्लांट। ठीक है, सो मिनिएचर फॉर्म में प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। सो वो जो पैटर्न चेंज होता है वो मींस यानी इनका जो ग्रोथ रेट पर्टिकुलर सेल का ट्रिगर होना कि एग्जैक्टली वो कैसे मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है, उनका प्राइमरी ग्रोथ कैसे होगा, ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करती है। Okay, so tree, of course, it is going to differ from seedlings. पहली चीज तो ये। एक और बात, जब सीडलिंग डेवलप हो रहा होता है और उसे फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो बहुत ही रैपिड डिवीजन होता है, बहुत रैपिड ग्रोथ होता है। सो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, सीडलिंग्स आर गोइंग टू ग्रो रैपिडली अंडर फेवरेबल कंडीशन। ओके, और जब फेवरेबल कंडीशन होगा इट मींस हम उसी कंडीशन को बोलते हैं उनका एक्टिव सीजन। साथ ही साथ ये तो नॉर्मल वेजिटेटिव डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इनिशियली उनके ऑर्गन्स और सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या चाहिए। उसके अलावा और भी चीजें जैसे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, जैसे फ्रूट एंड फ्लावर का डेवलपमेंट है। सो फ्रूट एंड फ्लावर का डेवलपमेंट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन अनदर फैक्टर्स। वो जेनेटिक कंडीशन हो गया या फिर मींस हेरिडिटरी या जेनेटिक हो गया। देन समटाइम्स एक्सटर्नल फैक्टर्स आर आल्सो नॉट फेवरेबल, तो उनका रिप्रोडक्टिव फेज शंट हो जाता है यानी रुक जाता है। और अगर अगले साल उनका सेम सीजन में सेम टाइम पे फेवरेबल कंडीशन आ रहा है देन दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फर्दर फर्टिलाइजेशन, अदरवाइज वो लॉन्गर पीरियड तक कोई भी फ्लावर प्रोडक्शन नहीं करेंगे। सो इफ यू ऑब्जर्व समटाइम्स कि पर्टिकुलर प्लांट इवन दो वो बहुत ही लार्ज है, मेच्योर है, बट स्टिल फ्लावर फॉर्मेशन नहीं हो रहा उस प्लांट पे, it can be the reason कि उस प्लांट के लिए that particular plant is not finding something right, या तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा वो राइट अमाउंट, या फिर गैसेस का रेशियो राइट नहीं है, वाटर कंडीशन, वाटर सप्लाई की कमी है, और मे बी और कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं द ग्रोथ, द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो दिस इज द पैटर्न, मींस इसमें कुछ समझना नहीं है, ऐसा याद करने वाली कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग कि आपको इतना कुछ पढ़ लिया आपने, सो इट शुड बी योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको ये बात अब समझ में आए कि एनिमल और प्लांट का ग्रोथ कितना ज्यादा वेरी कर रहा है, हाउ दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, कैसे प्लांट का पैटर्न चेंज होता है। क्योंकि ऑलरेडी आप ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो, एंड ऑफ कोर्स आपने किंगडम्स पढ़े हुए। सो ऑलरेडी आपको ये चीज पता चल गई है कि कैसे एनिमल का ग्रोथ हो रहा है, उसके बारे में आपने ज्यादा फोकस किया है, टिश्यूज के बारे में पढ़ा है। प्लांट के केस में भी आपको उसी तरीके से उसी टिश्यू लेवल पे, सेलुलर लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि हाउ दे आर डिफर फ्रॉम एनिमल ग्रोथ। सो दैट्स व्हाई
आई एक्सप्लेन दिस पार्ट, मीन्स ग्रोथ पैटर्न. ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट एक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए जरूरी है अबाउट दिस पैटर्न. नाउ शैल आई चेंज द स्लाइड? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नाउ अब ये सारी चीज इट मींस आगे लीड करेंगे टुवर्ड्स डेवलपमेंट, कि एग्जैक्टली डेवलपमेंट में कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है. पहला कंडीशन है डिफरेंशिएशन. नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी? रेज योर हैंड जिनको डिफरेंशिएशन पता है कि क्या होता है, अदर देन ध्रुव. What about other students? डिफरेंशिएशन बहुत बार पढ़ लिया हमने टाइप्स ऑफ टिश्यूज के टाइम पे. ओके, शैल आई पिक द नेम देन? मैं पिक कर लूं नेम? Okay, Ishita. Ishita from I. It starts from I. Can you hear me? Are you available? Ishita, you there? It's better to participate from your side. Otherwise, मैं पिक कर लूंगी तो फालतू में क्या होगा, जो बच्चों ने नहीं पढ़ा वो फंस जाएंगे. Okay, Sanika Varule, are you there? You have to respond in some way, either audio wise or chat में आप भेज सकते हो. If you are there present, you know the definition or not. Okay, Bhagyashri has sent the answer. Okay, Sanika, you don't know. Okay. Bhagyashri has said normal process by which less specialized cell develops or mature to become more distinct in form and function. Okay, good. Very good. What about other students? Snehal Patil, are you there? Okay, now चलो, अगर बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करें, those who are participating, I'm only going to entertain them only. Samiksha, I will explain. Just wait for 1 minute. Okay, Dhruv, can you explain now? Okay. Yes, ma'am. मैं तब तक चैट थोड़ा भेजा. मेंबर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली प्लांट सेल की बात करूं तो सबसे पहले जैसे हमने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं. जैसे जैसे डिवीजन आगे बढ़ता है तो कुछ सेल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि वो बाकी सेल्स की न्यूट्रिशन के लिए हेल्प करें, तो वो सेल्स पैरेन्काइमा बन जाएंगे. कुछ सेल स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए हेल्प करें तो वो कॉलनकाइमा हो जाएंगे. कुछ सेल्स प्लांट के आउटर लेयर्स और इनर लेयर्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे और उनको उनकी शेप मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, तो वो स्क्लेरेन्काइमा बन जाएंगे. और जो कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए वो सब वैस्कुलर सिस्टम. Okay. तो धीरे धीरे करके सारे सेल्स अपने अपने फंक्शंस ले लेते हैं, यानी कि उनका फेट डिसाइड हो जाता है. Right. और वो अपने अपने फंक्शंस को धीरे धीरे करके परफॉर्म करने चालू कर देते हैं. Okay. उसके बाद Right. उसके So I बाद can तो say, बस जैसा है वैसे. okay, good, good. और भी बच्चों ने एक्सप्लेन किया है. Few students have explained. भाग्यश्री ने भी लिखा है. Okay, समीक्षा. Okay, अगर आपको नहीं ठीक से समझ आ रहा, just listen carefully now.
डिफरेंशिएशन का मीनिंग जो इनिशियल ग्रोइंग सेल्स है, ग्रोथ सेल्स जिनको बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में आपने मेरिस्टेमेटिक देखा होगा, तो उन सेल्स में जिनमें ग्रोथ कैपेसिटी है, वो ग्रोथ कैपेसिटी आफ्टर सर्टेन ग्रोथ उनको फंक्शनली एक्टिव होना पड़ेगा। अभी फंक्शनली एक्टिव नहीं है मेरिस्टेमेटिक, वो सिर्फ सेल डिवीजन की कैपेसिटी रखता है। तो जब फंक्शनली एक्टिव होने लगते हैं यानी वो और ज्यादा स्पेशलाइज होने लगते हैं। तो अगर स्पेशलाइज सेल्स बनेंगे, जैसे कि बोला, डिस्कस किया, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मेनी अदर, जाइलम, फ्लोएम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस टाइप के अगर सेल्स बनने लग गए, सो अगर ऐसी चीज हो रही है, अगर वो पार्ट हो रहा है, स्पेशलाइजेशन हो रहा है, इट मींस दूसरी लैंग्वेज में मैं बोल सकती हूँ मैच्योरेशन हो रहा है। 3 फेजेस थे ना लास्ट टाइम हमने देखा था, पहले तो सेल ग्रोथ होगा, इलोंगेट होगा, देन मैच्योर होगा। मैच्योर इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन। अगर लास्ट क्लास भी याद है तो भी डिफरेंशिएशन याद आ जाएगा आपको। तो अगर मैच्योरेशन हो रहा है और सारी चीजें हो रही हैं, देन ये चीज होती है डिफरेंशिएशन। डिफरेंट यानी अलग अलग, तो उनके मींस बंच ऑफ सेल और बंच ऑफ टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट कहा जा रहा है कि ओके यू आर गोइंग टू बी लाइक दिस, बी लाइक दैट। तो इमेजिन अ ग्रुप ऑफ क्लास, और मैं क्या कर रही हूँ, अलग अलग ग्रुप को टास्क प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि हम फ्यूचर में एक कॉमन प्रोजेक्ट बना सके। ओके, सो दैट इज व्हाट डिफरेंशिएशन इज। तो प्लांट्स में भी क्या होता है, जब इनिशियली सीडलिंग डेवलप हुआ, डेवलप क्यों होगा, पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, देन सीडलिंग डेवलप हुआ, सीडलिंग डेवलप हुआ तो रेडिकल एंड प्लूम्यूल डेवलप हुए। तो अभी सिर्फ रैपिड डिवीजन हो रहा है बेस्ड ऑन फेवरेबल कंडीशन। जब रैपिड डिवीजन हो गया तो एक टाइम आता है जब उनको मैच्योर करना जरूरी है। दैट कंडीशन, मैच्योरेशन प्रोसेस, जिसमें कि सेल मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बन जाता है, परमानेंट की जगह स्पेशलाइज्ड भी आप लिख सकते हो। तो अगर ऐसा हो जाता है तब उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अभी इसी पे डिपेंडेंट क्या है, इसी पे डिपेंडेंट है डी डिफरेंशिएशन। नाउ जिन बच्चों को सेकेंडरी ग्रोथ नहीं समझ में आता उनके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट, that is de-differentiation. Yes, Dhruv. Explain. Right. You can give the answer. Okay. मैम, तो जैसे जो मैंने पहले बोला कि जैसे जैसे टिश्यूज जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, तो उसके बाद में सपोज प्लांट को लगता है कि अभी और भी कोई एरिया के कुछ सेल्स हैं जो डेड भी हो रहे हैं, उनको रिप्लेसमेंट के लिए भी कुछ चाहिए। तो वो अगेन कुछ सेल्स और मेनली पैरेन्काइमा ही करते हैं कि वो डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं, वापस मेरिस्टेमेटिक फॉर्म में जाके वो एक्टिव डिवीजन उस पार्ट में करते हैं ताकि फिर वो सेल्स वापस से अपना फंक्शन, मतलब वहां पे थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाए और वो सेल्स वापस अपना फंक्शन ले सके। ओके, करेक्ट। सो यानी कैपेसिटी वी कैन राइट, वी कैन कंसीडर कैपेसिटी, इंक्रीज द कैपेसिटी बेस, राइट, टू डिवाइड अगेन, वंस अगेन। अब इसमें हो क्या रहा है, वंस अगेन मैंने क्यों वर्ड यूज किया, मतलब वो सेल था एक्चुअली स्पेशलाइज्ड, वो परमानेंट टिश्यू था। अब उस परमानेंट टिश्यू में हमने क्या किया, उस परमानेंट टिश्यूज में हमने उन्होंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपना लिए जिसकी वजह से अब वो टेम्पररी फिर से मेरिस्टेमेटिक फॉर्म में चले गए हैं, यानी इसका उल्टा, रिवर्स। जब वो मेरिस्टेमेटिक फॉर्म में चले गए तो उस मेरिस्टेमेटिक फॉर्म की वजह से अब वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जब वो डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसी चीज को, मींस ये होता किन में है, इट हैपेंस इन इंटरफेसिक्युलर वस्क्युलर कैम्बियम। अभी वस्क्युलर बंडल की बात कर ली मैंने, इट मींस मैं जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर ये चीजें होती हैं, इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब दे आर मेकिंग श्योर कि उनके पास बैकअप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रहे इमरजेंसी में। हम अब याद करना, टिश्यूज के केस में हमने एनाटॉमी में इमरजेंसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ा हुआ है। तो वो जो इमरजेंसी में यूज करते हैं ताकि अगर वस्कुलर बंडल डैमेज हो जाए, उनके आसपास के टिश्यूज अगर डैमेज हो जाए तो उनको सपोर्ट सिस्टम उस टाइम पे मिलना बहुत जरूरी है, बिकॉज नाउ द ट्री और द प्लांट इज मेच्योर इनफ। तो वो मेच्योर हो गया तो उनके अब एडवांस फंक्शंस के लिए अब प्रॉपर से प्राइमरी मेरिस्टम को छेड़ेंगे नहीं वो लोग, तो अब सेकेंडरी मेरिस्टम पे फोकस करना पड़ता है। एंड उसी सेकेंडरी मेरिस्टम में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जब बनता है तो कौन सा मेरिस्टम बनता है, लेटरल मेरिस्टम।
पिछली क्लास भी याद आ रही है थोड़ी बहुत? सो वही लेटरल मेरिस्टम है, इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, सॉरी इंटरफेसिकुलर आपने फर्स्ट वेस्कुलर लेक्चर में कैम्बियम। बोला था कि जो सेकेंडरी मेरिस्टम उसको लैटरल भी बोलते हैं। यू राइट। सो वो चीज अब लेटरल बन गया, यानी अब गर्थ बढ़ेगा ट्रंक का, यानी स्टेम का गर्थ बढ़ेगा, क्योंकि उनके पास अब ऐसे रिंग्स बन रहे लोड हैं, है ना, ऐसी कैपेसिटी बन हो रही है जिससे कि वो क्योंकि वापस से डिवाइड ऊपर कर के सके। ट्री का पूरा लोड भी है ना, उससे वो भी करेक्ट, बढ़ रहा है। करेक्ट। सो एवरीवन अंडरस्टूड सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? सो डी डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट योर बट सेकेंडरी मेरा ग्रोथ। एक डाउट था, पेम्पर्ड प्लांट को पता कैसे चलता है कि यही टाइम पे मुझे, शायद वो ग्रोथ रेगुलेटर से पता चलता है। That is why you have to study next plant growth regulators. तब आपको पता चल जाएगा कैसे सारे केमिकल कोऑर्डिनेशन है, सारे एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड, पता नहीं चल रहा है, एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड। वो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन एस्टेब्लिश हो चुके हैं। सो वन बाय वन थिंग विल लीड टू अनदर, और उनके मल्टीपल बायोकेमिकल रिएक्शंस कंटिन्यू होते ही रहेंगे। अगर वो रिएक्शंस कंटिन्यू हो रहा है, इट मींस इट विल एंड अप इन सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो वही प्रोडक्ट है जो अभी ये फिनोमेना आप बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। Okay, so that is about de-differentiation. So ये de-differentiation, it means ये जो permanent था, permanent से हमने मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट कर दी, क्योंकि उनको डिविजन कैपेसिटी देनी है। Now, the third part, the third category is re-differentiation. अब अगर मैं re-differentiation की बात कर रही हूँ, it means मैं de-differentiated जो cells है वो वापस से स्पेशलाइज हो जाते हैं और अपनी डिवीजन कैपेसिटी अब लूज कर दी उन्होंने, फिर से हो गया उनका एक ब्रैकेट था, टाइम पीरियड था, उतनी ही देर तक वो डिवाइड हुए। उसके बाद डी डिफरेंशिएटेड सेल्स वापस से अपनी डिवीजन कैपेसिटी लूज कर दिए, तो उस चीज को बोलेंगे री-डिफरेंशिएटेड, राइट। यानी वापस से वो स्पेशलाइज्ड हो गए कि अब जो काम वापस कर रहे थे, गो बैक टू दैट वर्क अगेन, अब आपको डिविजन नहीं करना। सो यू कैन राइट de-differentiated cells lose the capacity of division. ओके, सो यही चीज को, इन्हीं सब चीजों को कंबाइनली, ये जो फिनोमिना है कि कब डिफरेंशिएट होना है, कब डी डिफरेंशिएट, री डिफरेंशिएट, इन्हीं सब चीजों को कंबाइनली हम बोलते हैं डेवलपमेंट। वी कैन कॉल देम कंबाइनली डेवलपमेंट। और ये जो चीज है कि पर्टिकुलर प्लांट सिचुएशन के हिसाब से अपने लीफ, स्पेशली लीफ या दूसरे ऑर्गन्स के शेप एंड साइज जो है वो वेरी करवा पाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वो वेरी करवा पाता है। उसी चीज को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी इन प्लांट। ठीक है, इसका डेफिनेशन एज पर योर एनसीईआरटी आई एम राइटिंग, इट इज द फिनोमिना ऑफ हेटेरोफिली। हेटेरो मल्टीपल, फिली मीन्स लीफ। एक ही प्लांट में कंडीशन के हिसाब से अलग अलग टाइप के अगर लीफ के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं और उनके ग्रोथ के स्टेजेस के हिसाब से दिख रहे हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ओके, सो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर अभी मींस कैसे ये प्लास्टिसिटी एक्ट कर रहा है, कैसे अब हार्मोन का इंट्रोडक्शन होगा, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, दिस लिंक्स टाइम इज ऑलमोस्ट